हेलो दोस्तों, मैं कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का, दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः बिहार बोर्ड द्वारा निर्गत मॉडल पेपर ईपीएस के सेट 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। आपको आज मैं 1 से 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर बताऊंगा इस वीडियो के तहत। जो वीडियो को जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक एवं कमेंट ज़रूर देंगे। चले तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कोश प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोश शब्द का क्या अर्थ, यानी यहाँ कोश पर वो जोर डालें। जनरली कोश को आदमी रुपया समझता है, वो रोकड़ भी है। चालू संपत्ति तो चलो ये भी है। चालू दायित्व, हम यहाँ कोश से क्या मतलब होता है ये भी इस शीर्षक में आता है, लेकिन यहाँ कोश का अभिप्राय हो जाता है जो चालू संपत्ति में से चालू दायित्व को जब घटा दिया जाता है और घटाने के बाद जो प्रतिफल आता है, जो रिजल्ट आता है, वह कोश कहलाता है, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी इसे वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल बराबर हो जाता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो उसको हम लोग कोश की संज्ञा, कोश प्रवाह विवरण में कोश उसी को कहा जाता है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कार्यशील पूंजी का अर्थ है चालू संपत्तियां घटे चालू दायित्व। ये एग्जैक्ट आंसर यही होगा, 2 का ए आंसर हो जाएगा। चलें तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखते हैं 3 में क्या कहता है। 3 क्वेश्चन कहता है सम विच्छेद बिंदु बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो ब्रेक इवन पॉइंट बराबर क्या होता है, बीईपी बराबर क्या होता है। तो फिक्स कॉस्ट बट्टा पीवी रेशियो। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 3 का आंसर एफसी बट्टा पीवी रेशियो। एफसी बट्टा पीवी रेशियो 3 का आंसर हो जाएगा। इसे कहा जाता है सम विच्छेद बिंदु बीईपी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया। जोखिम पूंजी शिलाधार कब स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1975 में। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित हुआ 1975 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूंजी गहन प्रौद्योगिकी। पूंजी गहन प्रौद्योगिकी वकालत की जाती है। पूंजी गहन प्रौद्योगिकी वकालत की जाती है क्योंकि शीघ्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रभाव, रोजगार अवसरों में वृद्धि और उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी विकल्प हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रबंध कला है। प्रबंध कला है तो प्रबंध स्वयं काम करने की सही, दूसरों से काम लेने की सही, और स्वयं काम करने व दूसरों से काम लेने की। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सही विकल्प में हम लोग सी में टिक लगाएंगे। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी किस्म नियंत्रण की विधि है। किस्म नियंत्रण की कौन सी विधि है, तो निरीक्षण विधि, सांख्यिकी किस्म नियंत्रण विधि, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हम लोग 7 के सी पर चले जाएंगे, उपरोक्त ए और बी दोनों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो हो जाएगा वो लाभ पाने वाले वर्ष में, हानि वाले वर्ष में, लाभ व हानि वाला वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे संचयी अधिमान अंश, यानी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर लाभांश लाभ या हानि वाले किसी वर्ष में उस पर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तनशील लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है पूंजी पर ब्याज, सामग्री की लागत। तो यहाँ पर 9 का बी हो जाएगा सामग्री की लागत, यानी इसका आंसर ए, सी और डी नहीं होगा, बी होगा परिवर्तनशील लागत। वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत
क्या आता है वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत? सामग्री लागत, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पर इसका आंसर मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा किसका? तो वेरिएबल कॉस्ट का उदाहरण, वेरिएबल कॉस्ट का उदाहरण तो मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। विविधीकरण 2 तरीकों में, 3 तरीकों में, 4 तरीकों में या 5 तरीकों में? तो हमने शायद इस क्वेश्चन को पीछे ही बताया था। सामान्यतः विविधीकरण 4 तरीकों में वर्गीकृत किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो जी हाँ जरूरी है, हाँ जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं, गलत बाय। इसका आंसर ए विकल्प हो जाएगा, हाँ जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणाएं संबंधित होती हैं, प्रेरणाएं संबंधित होती है। छूट, कर से मुक्ति, बीज पूंजी का प्रावधान, एक मुश्त भुगतान। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक मुश्त भुगतान, डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाजार मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आप लोग विकल्प हो जाएंगे, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी में चले जाएंगे। 13 का डी आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा 14, निम्न में से कौन सी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? निम्न में से कौन सी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? प्रतियोगिता, उत्पादन की लागत, लाभ की संभावना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 14 का आप यहाँ देखेंगे 14 का जो बेहतर आंसर होगा, कौन सी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, प्रतियोगिता। कौन सी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान, तो यहाँ पर हम लोग डी विकल्प में चले जाएंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। उपक्रम का एकाकी व्यापार, शासी का अधिकार, शासी की स्वयं की योग्यता। तो यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा, शासी की स्वयं की योग्यता पर निर्भर करता है। अगला है 16 में, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करेगा? तो वहाँ पर एकाकी व्यापार वह करना पसंद करता है। अगला है परियोजना पहचान व्यवहार करती है। परियोजना पहचान व्यवहार क्या करती है? व्यवहार उत्पाद विचार से, तार्किक अवसर से, प्रभावशाली मांग से या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसे देखेंगे, व्यवहार उत्पाद विचार से कि तार्किक अवसर से या प्रभावशाली मांग से। तो यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे 17 के ए में, व्यवहार उत्पाद विचार से। ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 18, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है पूर्ति संभावना, मांग संभावना, निर्यात संभावना या आयात संभावना। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा मांग संभावना। यहाँ हम मांग संभावना में चले जाएंगे। 18 का बी विकल्प हो जाएगा आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परियोजना आकलन है। परियोजना आकलन क्या कहलाता है? निर्यात विश्लेषण, विशेषज्ञ विश्लेषण, लाभदायक विश्लेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बेहतर जो आंसर हो जाएगा 19 का सी, लाभदायक विश्लेषण। परियोजना आकलन है लाभदायक विश्लेषण। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विनियोग सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं को चालू संपत्ति, अस्थायी संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी संपत्तियाँ। संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना, अस्थायी संपत्तियाँ। पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि।
यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो हो जाएगा परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है। परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से क्या से संबंधित नहीं होता है? परियोजना का जीवन चक्र परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा परियोजना पूर्व चरण, रचनात्मक चरण, सामान्यीकरण चरण या स्थितीकरण चरण। तो डी हो जाएगा स्थितीकरण चरण। अब हम लोग आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है? तो निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा लाभ, मुद्रा, बिक्री या जोखिम प्रबंध। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा जोखिम प्रबंध। ये 3 विकल्प गलत हो जाएंगे। यहाँ पर डी में चले जाएंगे जोखिम प्रबंध। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री और लाभ में वृद्धि करता है। बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सृजित करता है? आविष्कार, प्रवर्तन, विपणन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लें यहाँ इसका बेहतर विकल्प आविष्कार हो जाएगा। यहाँ बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सृजित, कोई नया चीज़ कौन सृजित करता है? तो आविष्कार ही सृजित करता है। अब हम लोग आ जाएंगे 25 में। अल्पकालीन पूर्वानुमान को कितने माह की अवधि में शामिल करता है? अल्पकालीन पूर्वानुमान 12 माह की अवधि के लिए शामिल किया जाता है। व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है? व्यवसाय का नियामक ढांचा व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा या व्यवस्थापन या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी व्यवस्थापन। व्यवस्थापन व्यवसाय की नियामक ढांचा जो है वो व्यवस्थापन से संबंधित होती है। उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है वे होते हैं उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है। उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है वे क्या होते हैं? कम लाभप्रद, हानिप्रद, अधिक लाभदायक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे 27 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कम लाभप्रद। उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है वह कम लाभप्रद होता है। लोअर द प्राइस हायर द डिमांड एक इकोनॉमिक्स का लाइन है। जितना प्राइस कम होगा, लाभ कम लीजिएगा, मांग उसका डिमांड ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्न में से किस पर व्यवसाय की समान योजना का निर्माण निर्भर करता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर, संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन, विपणन योजना या वित्तीय नियोजन। तो यहाँ 28 में हम लोग बी विकल्प में चले जाएंगे जो हमारा आंसर संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन। संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन। समविच्छेद बिंदु क्या प्रकट करता है? समविच्छेद बिंदु क्या प्रकट करता है? समविच्छेद बिंदु लाभ प्रकट करता है, हानि प्रकट करता है, न लाभ न हानि। ये सी विकल्प हो जाएगा, न लाभ न हानि। स्थिर लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है स्थिर पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धन कर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्थिर लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है तो पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन है जो स्थिर लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धन कर या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे विचार से इसका आंसर डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है जिन्हें उपक्रम करती है? यह वैसी राय है जिस पर वह चलती है तथा वह निर्णय है जिसके द्वारा यह सफलता के निश्चित स्तर पर पहुंचती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो हमारे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, रणनीतियाँ जो हमेशा चलती है और वह क्या करती है तो वह सफलता की ओर निश्चित स्तर पर पहुंचती है। व्यवहार्यता अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार्यता अध्ययन में लागत का अध्ययन, मूल्य का अध्ययन, संचालन अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ 32 का आपका आंसर डी हो जाएगा। 32 का यहाँ पर व्यवहार्यता अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? उपरोक्त सभी में डाल देंगे। विपणन के स्वभाव में क्या शामिल होता है? विपणन के उत्पाद नियोजन, उत्पादों का वर्गीकरण, उपभोक्ता या ग्राहक। विपणन के स्वभाव में क्या
शामिल किया जाता है। तो मेरे विचार से 33 का यहाँ पर जो विकल्प होगा तो इसमें हम लोग चले जाएंगे उत्पाद का नियोजन। यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा उत्पाद नियोजन विपणन के स्वभाव में। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है तो कुछ विकल्प है जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन से, अनैतिक व्यवहार का परिवर्तन, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति, लाभ अर्जन प्रक्रिया। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 34 का डी, लाभ अर्जन प्रक्रिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन 35 बोलता है व्यवसायिक अवसर से संबंधित होता है। व्यवसायिक अवसर से संबंधित होता है तो वाणिज्य संभाव्य परियोजना, व्यक्तिगत संभाव्य परियोजना, उपरोक्त न ए और न बी। तो 35 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा व्यवसायिक अवसर से संबंधित वाणिज्यिक संभाव्य परियोजना। 35 का जो आंसर हो जाएगा वो ए में चले जाएंगे, वाणिज्यिक संभाव्य परियोजना से व्यवसायिक अवसर से संबंधित होता है तो हम लोग ए विकल्प में चले जाएंगे। अगला, परियोजना निम्न में से किससे संबंधित नहीं होती है। परियोजना निम्न में से किससे संबंधित नहीं होती है, न प्रवर्तन से, सृजनता से, कल्पना शक्ति से या जोखिम से। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, जोखिम से संबंधित। परियोजना निम्न में से किससे संबंधित नहीं होते, जोखिम। अगला है परिमाणीय परियोजना से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है परिमाणनीय परियोजना से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण या जलापूर्ति। तो यहाँ 37 का सी आंसर हो जाएगा परिवार कल्याण। परिवार कल्याण जो है परिमाणनीय परियोजना से संबंधित नहीं है। विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है विद्यमान संसाधनों को पूरा करने, केंद्रीकृत नीति निर्धारण में, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा विद्यमान संसाधनों को पूरा करने में, विद्यमान संसाधनों को पूरा करने में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत रहता है। फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत क्या रहता है, फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत रहता है तो उत्पाद नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास, उत्पादन पर नियंत्रण फ्रेंचाइजी के पास, ए और बी दोनों। तो फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत रहता है तो यहाँ पर उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास। अगला है उद्यमी का कर्तव्य है मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 40 का जो विकल्प डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है कुल लागत में शामिल होती है मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत या इनमें से सभी। तो कुल लागत में इनमें से सभी, 41 का डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद है गर्भावधि संबंधित होती है। गर्भावधि संबंधी विचार सृजन से, उद्भवन से, क्रियान्वयन से, वाणिज्यिक अवधि से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 42 का बी विकल्प में हम लोग चले जाएंगे, उद्भवन से। निम्न में से कौन अवसर का बोध तत्व है, न प्रवर्तनीय गुण, समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नज़र, इनमें से कोई नहीं। तो अवसर के बोध यहाँ पर हमारे हो जाएंगे कौन सा अवसर के बोध का तत्व है। तो हमारे विचार से ए बी सी तीनों होना चाहिए, परिवर्तन पर नज़र, समझ की शक्ति, न परिवर्तनीय गुण। इनमें से सभी यदि होता तो यह बेहतर होता। इनमें से सभी आंसर होना चाहिए, इनमें से सभी आंसर होना चाहिए। इसका आंसर इनमें से सभी डी विकल्प होना चाहिए, इनमें से सभी। अगला है आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है। आर्थिक नीति व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा दोनों। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 44 का बेहतर आंसर हो जाएगा बी, व्यवसाय की मात्रा। आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है तो व्यवसाय की मात्रा। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है कर से मुक्ति, एकमुश्त भुगतान, छूट से या पूंजी के प्रावधान से। तो यहाँ 45 के बी, एकमुश्त भुगतान से। अगला क्वेश्चन है
मांग पूर्वानुमान में शामिल है, मांग पूर्वानुमान में शामिल है अल्पकालीन पूर्वानुमान, दीर्घकालीन पूर्वानुमान, उपभोक्ता पूर्वानुमान या विपणन पूर्वानुमान। तो यहाँ इसका बेहतर आंसर हो जाएगा 46 का सी, उपभोक्ता पूर्वानुमान। विपणन स्वभाव में शामिल है ग्राहक, उत्पादन, उत्पादन नियोजन या विक्रय। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उत्पादन नियोजन विपणन स्वभाव में। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। कौन सा घटक मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? मांग, उत्पादन लागत, विक्रय मूल्य या सूक्ष्म वातावरण। तो कौन सा घटक मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो इस 48 का आंसर डी हो जाएगा सूक्ष्म वातावरण, सूक्ष्म वातावरण। अगला क्वेश्चन है मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस, विपणन, मांग, पूर्ति या बाजार मांग। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मांग, यानी डिमांड पर जाता है ये। अगला है उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है प्रबंधकीय, सामाजिक, सांविधिक या इनमें से कोई नहीं। तो उद्यमी जो है वो प्रबंधकीय उत्तरदायित्व पूरा करता है। अगला है सेवा के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए प्रतियोगिता, उत्पादन नियोजन, व्यवहारिकता या बाजार का निर्धारण। तो 51 का सी हो जाएगा, व्यवहारिकता पर ध्यान रखना चाहिए। उपक्रम के चयन, उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व हैं उपक्रम चयन की गोपनीयता, व्यवसायिक क्रिया, परिचालन का क्षेत्र, इनमें से सभी। तो 52 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है स्थान, अध्ययन, आकार या आविष्कार। तो व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, उसका आंसर सी, उसके आकार जो है उसका निर्धारित करेगा, उसका आंसर आकार हो जाएगा। बाजार पूर्णतः बिक्री और लाभ को बढ़ाता है विपणन, प्रवर्तन, आविष्कार या स्थान। तो आप जान ले इसका आंसर ए हो जाएगा विपणन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग देखते हैं उपक्रम स्थापना का क्रियान्वयन है बाजार में प्रवेश, जांच, उत्पादन, भवन निर्माण या इनमें से सभी। का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है नियोजन उपक्रम की स्थापना में शामिल है कच्चा माल, प्रतिवेदन, लाभ हानि या प्रौद्योगिकी। उद्यम की स्थापना में शामिल होता है, आप 56 का आंसर यहाँ ले लें, डी, प्रौद्योगिकी। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ अंत इनमें से कोई नहीं। ए विकल्प में चले जाएं, ए प्रारंभ और अंत दोनों है, प्रारंभ अंत दोनों है। एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्ण, एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्ण। इसके बाद टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं, टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार हैं। कार्य के आधार पर नियोजन के प्रकार हैं, कार्य के आधार पर नियोजन के 3 प्रकार हैं। परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होती है, परियोजना निम्न से संबंधित नहीं होती है। आंसर हो जाएगा जोखिम, सृजनता, नवप्रवर्तन या कल्पना शक्ति। तो कल्पना शक्ति नहीं होती है। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है विश्लेषण का, तथ्यों का, सूचनाओं का, इनमें से सभी। डी विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है विश्लेषण, तथ्य, सूचना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है नियामक बाधा, सरकारी बाधा, बाह्य बाधा या आंतरिक बाधा। तो आप जान ले इसका आंसर आंतरिक बाधा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पादन प्रक्रिया के संसाधन है मुद्रा आयात, आयात निर्यात, वाणिज्य निर्यात, मुद्रा आयात निर्यात और वाणिज्य। उत्पादन प्रक्रिया के संसाधन है। तो इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा मुद्रा आयात निर्यात और वाणिज्य। इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा मुद्रा आयात निर्यात और वाणिज्य। अगला क्वेश्चन है इनमें से
कौन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है? इनमें से कौन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है? वित्त संसाधन या इनमें से कोई नहीं? तो भौतिक संसाधन का एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर में चले जाएं, संसाधन। संसाधन। अगला है नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होता है, तो स्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, नियंत्रित और मौसमी, उपरोक्त सभी में आप चले जाएं, 66 का डी आंसर हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋण पर होता है परिवर्तित ब्याज, शून्य कूपन दर, स्थिर ब्याज दर। दीर्घकालीन ऋण पर स्थिर ब्याज दर होता है, इसका आंसर 67 का सी हो जाएगा। अब संविच्छेद की उपयोगिता में शामिल है लाभ सुधार, जोखिम मूल्यांकन, नैदानिक या इनमें से सभी। इनमें से सभी डी विकल्प हो जाएंगे आंसर। अगला है भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया? भारत निवेश कोष जो है ग्रिंडले बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। ग्रिंडले बैंक, यह सेट 1 में भी पूछा गया था। इसके बाद हम लोग जाते हैं गैर बैंक साधन है, खुला खाता, व्यापारिक ऋण, जन निक्षेप या इनमें से सभी। तो आप इनमें से सभी में चले जाएं, डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 70 तक मैंने अपना प्रयास किया आपको बताने का। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत आंसर दिखाई दे तो आप इसमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, आपको स्पेशली जानकारी दे दें, जिसमें एक सेट में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 42, ये 3 क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक से शायद गलत हो गया था। आप जान ले वो 15 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण सुधारता है। तो आधुनिकीकरण 15 का डी विकल्प हो जाएगा, 15 का डी आंसर होगा। सेट 1 का मैं बात कर रहा हूँ, सेट 1 में जब जाएंगे तो 15 का वह डी आंसर होगा, 15 का डी। 18 में था शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, तो सभी भावी वर्तमान मूल्यों से। तो 18 का सी विकल्प चल ले 18 में सी हो जाएगा। और 42 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था सामाजिक ढांचा की रचना होती है समुदाय के कार्यात्मक विभाजन से, यानी 42 का भी सी आंसर हो जाएगा। इन तीनों को आप सुधार लें। अगर आप सेट 1 देखे हैं अगर हमारा वीडियो, तो उसमें 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जिसका आंसर हो सकता है मिस्टेक से गलत बोला गया हो। तो आप यहाँ 15 का डी, 18 का सी और 42 का सी सेट 1 में आप उसे सुधार करें। सेट 1 में मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ, सेट 1 में जाएंगे उसमें 15 का जो है वहाँ पर हम डी विकल्प देंगे, 18 का सी विकल्प देंगे और 42 का भी सी विकल्प में चले जाएं, यही उसका सही आंसर होगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर दूसरे बच्चे को भी भेजें, जिससे कि ईपीएस की परीक्षाओं से 2025 में बेहतर हो सके। धन्यवाद।